बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनीज़ और इशफाक साहब का बेटा और बहू आए, रोज़ गोश्त पका कर खाते और इनकी पोतियां पास बैठी गोश्त खाने को तरस जातीं। एक दिन बेटे और बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया तो वो जानवरों के बाड़े में रहने लगे और वहाँ जानवरों को चारा डालकर गुजारा करने लगे। तो रात को उनकी पोतियां बाड़े में आ जाती और कनीज़ और इशफाक इनको खाना बनाकर खिलाते तो बच्चियां कहती, अम्मा अब्बा हमें खाना नहीं देते। काफ़ी दिन गुजर गए तो इनकी पोतियां बाड़े में ना आईं। तो कनीज़ और इशफाक इनका पता करने घर गए तो सामने का मंजर देखकर इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ पर घर भर में इश्तहा अंगेज़ महक फैली हुई थी। इशफाक सब लकड़ियों का गट्ठर उठाकर घर में आए तो बेशक इन्हें भूख लगने लगी। किचन में से उमड़ती हुई ये खुशबू बता रही थी कि घर में आज बड़ा गोश्त पका है। इशफाक साहब का बेसख्ता दिल चाहा कि आज वक्त से पहले ही खाना खा लें, मगर वो जानते थे कि किचन में पकने वाली इस खुराक का ज़रा सा हिस्सा भी इन्हें नसीब होने वाला नहीं। उन्होंने बेदिली से लकड़ियों का गट्ठर वही ज़मीन पर फेंका और थके हारे कदमों से चलते हुए बरामदे तक चले आए, जहाँ इनकी बीवी कनीज़ खामोशी से बैठी कुरेशिया बुन रही थी। नेक वक्त कुछ खाने को है या नहीं, बहुत भूख लग रही है। आज दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, इशफाक साहब ने कहा तो कनीज़ बेगम ने एक अफसुर्दा सी निगाह इनकी तरफ डाली। खाना पक रहा है, आज जुमरात थी ना, तो साग का बड़ा गोश्त कटवा कर लाया है। बहू ने हांडी चढ़ा रखी है, काफ़ी सारा गोश्त है, उम्मीद तो है कि घर में सबको पूरा पड़ जाएगा। कनीज़ की आवाज़ धीमी थी। इशफाक सब खामोश होकर रह गए। थोड़ी देर के बाद खाना पक गया। साकिब चहकता हुआ घर में आया। उसने बरामदे में बैठे हुए बूढ़े माँ बाप को सलाम करना भी गवारा ना किया और सीधा कमरे में जा घुसा। जवान बहू थोड़ी देर के बाद किचन से निकली तो इसके हाथ में सालन का भरा हुआ एक डोंगा था। गरम गरम रोटियां ट्रे में रखकर वो कमरे में ले गई। खुले दरवाजे से अंदर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। सामने रखी चारपाई पर दोनों मियाँ बीवी बैठकर इत्मीनान से खाना खाने लगे। इशफाक का दिल सदमे से भर गया। देख रही हो नेकबख्त, हमारे साकिब ने तो किस तरह आंखें फेर ली हैं। बाकी सारी सहूलियात हमें नहीं देता, ना दे, कम अज़ कम वक्त पर खाना का तो पूछ लिया करे। कनीज़ बेगम तो शिकवा ना करती थी, लेकिन इशफाक साहब की ज़ुबान पर आज शिकवा आए बिना ना रह सका। वो बड़े गोश्त के शौकीन थे, मगर घर में दिन ब दिन जड़ पकड़ती गुर्बत ने इनके मुआशी हालात इस कदर ख़राब कर दिए थे कि अब हफ्ते में सिर्फ जुमरात के रोज़ ही गोश्त पकता था। जब इलाके में सस्ता जानवर कटा करता था उस वक्त भी घर का अकलौता कमाओ साकिब बस उतना ही गोश्त लाता जितना वो और उसकी बीवी पेट भर कर खा सकते। बदबख्त ऐसा था कि घर इसे अपने वालिदैन की फ़िक्र ना थी, तो पास ही तरसती हुई निगाहों से बैठी हुई बेटियों की तरफ देखना भी गवारा न करता। उस वक्त भी इशफाक साहब की दोनों पोतियां मुंह लटकाए माँ बाप के आसपास घूम रही होती थीं। छोटी बच्चियां थीं, बामुश्किल 5 और 7 साल उम्र थी दोनों की। दोनों को ही शायद भूख लग रही थी, मगर न जाने माँ बाप किस मिट्टी के बने थे कि जल्दी जल्दी गोश्त की बोटियों पर हाथ साफ कर रहे थे, मगर बेटियों को एक दफ़ा भी खाने के लिए ना पूछा था। आखिर छोटी वाली से रहा ना गया। उसने माँ का पल्लू खींचते हुए कहा, अम्मी भूख लगी है, बोटी देना, आज बोटी के साथ खाना खाना है। मन मनाते हुए उसने माँ से कहा, तो उसने पचकारते हुए बेटी से कहा, यह बड़ा गोश्त है, सख्त होता है, पेट में दर्द करेगा। तेरा बाप थोड़ा सा तुलाया है, इसे खाने दे। जाहिर है सारा दिन बाहर काम करना होता है, ताकत की ज़रूरत है तेरे बाप को। चल मैं तुझे अंडा बना दूँ। दोनों मियाँ बीवी खाना खा चुके थे। गोश्त का डोंगा साफ हो चुका था। बेटियां खाना मांगते मांगते अब रोते रोते कमरे से बाहर आ चुकी थी। इशफाक साहब की बहू नवीदा अब किचन में अंडा तल रही थी। इशफाक साहब एक ठंडी सांस लेकर रह गए। जब नियत ना सैर हो तो गोश्त का चाहे पतीला सामने रख लो, पेट कभी नहीं भरेगा। उन्होंने दबी दबी आवाज़ में कहा। कनीज़ बेगम ने घबराकर आसपास देखा। खामोश हो जाएं इशफाक साहब, क्या कहते हैं? पता तो है आपको साकिब के गुस्से का। अगर उसने सुन लिया कि उसके गोश्त खाने पर हम लोग एतराज़ कर रहे हैं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। कनीज़ बेगम जानती थी इशफाक साहब भूख के कच्चे हैं, इसलिए दर्द होते जोड़ों के बावजूद वो उठ खड़ी हुई और बामुश्किल किचन में गई। नवीदा बेटा, क्या कुछ खाने के लिए है? तुम्हारे अब्बू को बहुत भूख लगी है। उन्होंने शर्मिंदा होते हुए बहू से पूछा कि इस कदर मुश्किल था अपने ही घर में बहू से खाना मांग कर खाना।
नवीदा जो बच्ची को रोटी के ऊपर अंडा रख के दे रही थी, यकदम चमक कर बोली, अम्मा ज़रा तो सालन था, साकिब कोई बड़ी मुश्किल से पूरा आया है, थोड़ा सा शोरबा बचा है, आप आकर रोटी डाल लें और अब्बा को खाना दे दें। मेरी तो टांगों में दर्द हो गया है, इसलिए अंदर जाकर लेट रही हूँ। आपको पता तो है इस हालत में ज़्यादा काम नहीं होता। नवीदा हामला थी और इसे पूरा यकीन था कि इस बार इसके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी, इसलिए आजकल कोई ज़्यादा ही नाज नखरे दिखा रही थी। साकिब को भी वारिस का लालच था, इसलिए वो अपने साथ गोश्त खाने में नवीदा को शरीक कर लेता था और दिन रात उसे हथेली का छाला बनाकर रखता था। बूढ़े माँ बाप से उसे वैसे ही हज़ारों शिकवे थे, अब तो उसने उन्हें एक बोझ समझना शुरू कर दिया था। इशफाक साहब ने सारी उम्र खेतों में कामकाज करके साकिब को पाला था, मगर अब बूढ़ी हड्डियों में इतना दम ना था कि घर की कमाई में अपना हिस्सा डाल सकते, इसलिए बस दोनों मियाँ बीवी किसी फालतू पुर्जे की तरह सारा दिन चारपाइयों पर पड़े खांसते रहते थे। इन्हें यह नहीं पता था कि यह घर जिसे उन्होंने सालों की मेहनत और मजदूरी के बाद बनाया था, बहुत जल्द इनसे छीनने वाला था। उस रोज़ सुबह से ही शदीद ठंड थी। इतनी सख्त सर्दी में कनीज़ बेगम के घुटनों में हद से ज़्यादा दर्द हो जाता था, उनसे उठना बैठना मुहाल हो रहा था। गवाला साइकिल पर बैठा घंटी पर घंटी बजाया जा रहा था। कनीज़ बेगम ने चारपाई पर लेटे लेटे 2-3 बार नवीदा को आवाज़ लगाई, मगर वो अंदर कमरे में मोबाइल देखने में मगन थी। उसने सास की बात सुनी अनसुनी कर दी। दोनों बच्चियां भी घर से बाहर खेलने में मगन थी। कनीज़ बेगम बड़ी मुश्किल से दर्द करते हुए घुटनों पर हाथ रख कर उठी और कराहते हुए किचन से बाल्टी लेकर बाहर निकल गई। गवाले ने बाल्टी में नाप तोल करके 1 किलो दूध डाल दिया। कनीज़ बेगम ने झाग उड़ाते हुए दूध को देखा, मगर इसे पीने की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। इसी दूध से 2 वक्त चाय बनती थी और जो बचता वो नवीदा को रात को सोते वक्त पीना होता था, क्योंकि बकौल उसके बच्चा पैदा करने के लिए रोज़ाना रात को दूध पीना ज़रूरी था। कनीज़ बेगम तंग दिल की औरत नहीं थी, मगर दिन ब दिन होने वाले इम्तियाज़ी सलूक की वजह से अब उनके दिल में भी बाल आने लगा था। बेटा और बहू उनकी किसी ज़रूरत को कोई ख्याल नहीं रखते थे। दिन के तीनों वक्तों में उन्हें किसी वक्त भी खाना खाने को कुछ मिल जाता तो खुशकिस्मती होती, वो भी उन्हें ज़्यादातर किचन में जाकर खुद ही पकाना पड़ता था। वो अपनी ज़रूरियात नज़रअंदाज कर देती थी, मगर वो जानती थी इशफाक साहब को शुगर है और शुगर की वजह से उन्हें बार बार भूख लगती है, इसलिए आजकल उनका दिल नवीदा की तरफ से कुछ मैला सा हो रहा था। वो दूध की बाल्टी लेकर कराहते हुए अंदर जाने लगी, तभी धूप में लेटे हुए इशफाक साहब ने गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। भली मानस, किचन में कुछ खाने को है तो मुझे ला दो। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और अब भी शाम के 4 बज रहे हैं। नामालूम बहू ने किस वक्त खाना पकाना है, मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। वाकई इशफाक साहब को देखकर यूँ लगता था गोया जान इनकी आंखों में अटकी हुई है। कनीज़ बेगम ने बेबसी भरी नज़रों से बाल्टी में तैरते हुए दूध को देखा। नवीदा अंदर थी। कनीज़ बेगम ठठरती हुई किचन में आईं, मगर पूरे किचन की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ ना मिला। रोटी की चंगेरें खाली थीं, चूल्हा ठंडा पड़ा था और सालन का पतीला गंदा हुआ सिंक में पड़ा था। खाने को कुछ ना था। कनीज़ बेगम सोच में ही रही थी कि इशफाक साहब को क्या दें कि अचानक उन्होंने बाहर से दोबारा आवाज़ लगाई, जल्दी करो कनीज़ बेगम, मुझे लगता है मेरी शुगर लो हो रही है, मुझे जल्द कुछ खाने को ला दो। कनीज़ बेगम सटपटा गई, उन्हें और कुछ ना सूझा। बस जल्दी से उन्होंने हाथ में पकड़े हुए दूध की बाल्टी में से 1 गिलास दूध निकाला और बाकी दूध ढक कर रख दिया। दूध का गिलास लेकर वो लपक कर इशफाक साहब के पास पहुंची। ये लो इशफाक मियाँ, ये दूध पी लो, घर में और खाने को तो कुछ नहीं है, रात के खाने तक तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इशफाक साहब ने कांपते हाथों से दूध का गिलास पकड़ा और एक ही सांस में घटाघट पी गए। दूध पीते साथ उन्हें अपने अंदर थोड़ी सी तवानाई महसूस हुई तो उनकी जान में जान आई। वो तबीयत बहाल करके लेट गए, मगर अब कनीज़ बेगम की जान निकली जा रही थी। उन्हें पता था नवीदा उठकर सबसे पहले दूध की बाल्टी चेक करेगी और फिर पूछेगी कि इतना सारा दूध कहाँ चला गया। ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर के बाद नवीदा उठकर किचन में आई और अगले ही पल उसकी एक चीख-नुमा आवाज़ पूरे घर में गूंज गई, अम्मा अम्मा कहाँ हैं? आप दूध आज किसने लिया था? इतना कम दूध देकर गया है गवाला। आंखें खोलकर देख तो लिया करें कि कितनी चीज़ ले रही हैं। खून पसीने की कमाई है साकिब की,
यूं ही अंधाधुंध उड़ाए चले जाते हैं आप लोग। नवीदा ने पाटदार आवाज़ में कहा तो कनीज़ बेगम ने मरियल सी आवाज़ में उसको जवाब दिया, दूध तो गवाला पूरा देकर गया था, तुम्हारे अब्बू को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी खाने के लिए और कुछ था नहीं, तो मैंने मजबूरन एक गिलास दूध इन्हें दे दिया। इतना सुनना था कि नवीदा ने आसमान सर पर उठा लिया। रोटी बनाती हूँ तो वो तो हलक से उतरती नहीं, नवाबों को दूध चाहिए और वो भी पूरा पूरा गिलास भरकर। पता भी है कि साहब किस मुश्किल से कमाई करते हैं, काम काज पहले नहीं है और आप लोगों को ऐशें सूझ रही हैं। अब मैं इतने से दूध के साथ पूरा दिन गुजारा कैसे करूं? 2 टाइम चाय बनानी है और आपको भी पता भी है कि मेरी तबीयत ख़राब है। आप लोग तो चाहते यही हैं कि मैं वारिस पैदा करके ना दूं और साकिब के दिल से उतर जाऊं। वो कहाँ की बात घसीट कर कहाँ ले गई और वहीं किचन में बैठकर ज़ारों को रोने लग गई। कनीज़ बेगम की किस्मत बुरी थी कि ऐन उसी वक्त साकिब घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने जो ऊंची आवाज़ में नवीदा को रोते हुए देखा तो अचानक सटपटा गया। क्या हुआ है नवीदा को, क्यों रो रही है? साकिब ने कड़क आवाज़ में पूछा। कनीज़ बेगम ने क्या जवाब देना था, वो खुद दुआइयाँ देते हुए साकिब को बताने लगी कि इसके माँ बाप बिला दरेक इसका पैसा उड़ाते हैं और इन्हें साकिब के खून पसीने की कमाई बचा के रखने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो दोनों अयाशा हैं और इन्हें घर से निकाल देना चाहिए। नवीदा ने बड़े आराम से साकिब के दिमाग में अपनी दिल की बात अंडेल दी थी। साकिब की अक्ल का अंधा था, वो तो गोया माँ बाप पर पल पड़ा। जानता हूँ मैं, आप दोनों ने बचपन से यही किया है, ना मुझे पढ़ाया लिखाया, ना मेरे लिए कुछ जमा जोड़ की, या एक ये टूटा फूटा सा मकान बना दिया है और अब इसको भी बेचने के दरपा हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे मुआशी तौर पर इतना कंगाल कर देना चाहते हैं कि आखिर तंग आकर मैं ये घर बेच दूँ और सड़कों पर भीख मांगने लग जाऊँ, लेकिन मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। निकल जाए मेरे घर से अभी और इसी वक्त। साकिब हद के बाहर चला जा रहा था। इशफाक सब उठ खड़े हुए तो वो तो बुरी तरह से बौखला गए थे। खुद कनीज़ बेगम का भी जी चाह रहा था ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। एक गिलास दूध लेने पर बेटा इतनी इस तरह जलील कर सकता है, ये उन्होंने कभी सोचा भी न था। कनीज़ बेगम ने आगे बढ़कर साकिब को ठंडा करने की कोशिश की, मगर वो गुस्से में अंधा हो रहा था। उसने माँ को एक ज़ोरदार धक्का दे दिया। पहले ही घुटनों के दर्द से कराती हुई कनीज़ बेगम ज़मीन पर जा गिरी। इनकी हलक से करबनाक चीख निकली। इशफाक साहब का दिमाग सौन हो गया। वो आगे बढ़े और उन्होंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ साकिब को दे मारा। थप्पड़ खाकर साकिब पहले तो एक लम्हे के लिए चुप हुआ, मगर इसके बाद जो मुगलियात उसने उगलना शुरू किए तो इशफाक साहब और कनीज़ बेगम के कानों पर हाथ रख लिए। साकिब उछल उछल कर उन्हें घर से बाहर निकल जाने के लिए कह रहा था। इसकी दोनों बेटियां सहमी खड़ी थीं। उन्हें दादा और दादी से बेहद मोहब्बत थी। इशफाक साहब ने कनीज़ बेगम का हाथ पकड़ा और कहा, चलो नेक बख्त, अब इस घर में जगह नहीं बची। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी रोते हुए घर से बाहर जाने लगे और तभी छोटी पोती लपक कर इनके पास जा पहुंची। दादा, हमें भी अपने साथ ले जाएं, हमें अम्मा अब्बा के साथ नहीं रहना। पोती की आंखों में आंसू थे। नवीदा ने आगे बढ़कर लपक कर बच्ची को जोरदार थप्पड़ मारा। चल अंदर दफा हो, बड़ी आई दादा दादी की मोहब्बत में अंधी हो रही है, जाने दे मुसीबतों को घर से, पहले ही बड़ी मुश्किल से जान छोड़ रहे हैं। नवीदा को किसी का याद ना रहा था। दोनों बेटियों को मारते हुए अंदर ले गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। कनीज़ बेगम का दिल हाथों में आ गया। वो जानती थी दोनों पोतियों का इस घर में कोई परेशान हाल नहीं है। नवीदा अपने फैशन और खाने पीने में मगन रहती थी और इससे बस बच्चे पैदा करने का शौक था। वो पलते कैसे इसे ज़रा पता ना था और साकिब को बस पैसा कमाने की मशीन बना हुआ था। दोनों पोतियों को अपनी हर बात दादी दादा से कहने की आदत थी, मगर कनीज़ बेगम और इशफाक साहब क्या कर सकते थे? इनके पास तो अब अपनी छत भी नहीं थी। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ थामे घर से बाहर निकले तो इनके सर पर ना तो आसमान था और ना ही पैरों तले ज़मीन। वो बस यूं ही चलते जा रहे थे और जब भी पड़ोस का खैर दिन फरिश्ता बनकर घर से निकल आया, उसने उनके घर में होने वाली तमाम लड़ाई सुन ली थी। कहाँ जा रहे हो इशफाक मियाँ? इस बुढ़ापे में ज़्यादा देर चल भी नहीं पाओगे। उसकी आवाज़ में अफसोस था। इशफाक साहब ने सर झुका लिया। खैर दिन खुद बेटे बहू और पोतियों वाला था। इशफाक और कनीज़ को अपने घर में नहीं ठहरा सकता था, मगर उसने पड़ोसी होने का हक इस तरह अदा किया कि घर से कुछ फासले पर बने अपने बाड़े में इशफाक साहब को रहने की इजाज़त दे दी। वहाँ एक छोटा सा छपड़ा बना हुआ था और कोने में एक वाशरूम भी था। इशफाक साहब ने उसको गनीमत समझा। उन्होंने कनीज़ बेगम का हाथ थमा और खामोशी से जाकर बाड़े में अपना ठिकाना बना लिया। खैर दिन का बेटा नेक इंसान था। उसने इशफाक साहब से कह दिया,
कि वो उनके 3 जानवर जो बाड़े में बंधे हैं उन्हें चारा वगैरह डाल दिया करें और उनके खाने पीने का ख्याल रखें, तो वो माहाना मुनासिब उजरत उन्हें दे दिया करेगा। इशफाक साहब को और क्या चाहिए था, बुढ़ापे के दिन इज्जत से कट जाएं, वो तो बस यही चाहते थे। मगर बस एक ही खलश उनके अंदर थी, उन्हें रह रहकर अपने पोतियों की याद आती थी। बाड़े में रहते उन्हें चंद दिन हुए तो दोनों पोतियां एक दूसरे का हाथ थामे हंसती खिलखिलाती उनके से मिलने चले आईं। दोनों ने अपनी अपनी ओढ़नियों को सर पर अच्छे से लपेट रखा था। इशफाक साहब और कनीज बेगम ने जो दोनों पोतियों को बाड़े में आते देखा तो लपक कर उन्हें अपने गले से लगा लिया। उन्हें अपनी पोतियों से बेहद मोहब्बत थी। नन्ही बच्चियां दादा और दादी को सारे घर का अहवाल बताने लगीं। कनीज बेगम को अपना बेटा साकिब याद था। हजार बदसलूकियों के बावजूद भी माँ अपने बेटे से बदजन कैसे हो सकती थी। उसने अपनी दोनों पोतियों से पूछा, बेटा तुम्हारे अब्बा कैसे हैं, क्या वक्त पर खाना खाते हैं, उसकी तबीयत अब कैसी है। कनीज की आवाज़ में तड़प थी। इशफाक साहब उन्हें देख कर रह गए, मगर अचानक ही दोनों बच्चियां चमक कर बोली, अब्बा बिल्कुल ठीक है, पहले तो सिर्फ हर जुमरात को गोश्त लाता था, अब हर रोज़ गोश्त लाता है। दोनों अम्मा और अब्बा हंस हंस कर एक दूसरे से कहते हैं कि बुढ़े बुढ़िया को घर से निकाल कर कितना सुकून हो गया है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आप दोनों के मुताबिक गलत बातें करते हैं। हम खाना मांगते रहते हैं लेकिन हमें खाना भी नहीं देती। पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, हर वक्त बस मोबाइल लेकर लेटी रहती हैं और कहती है मेरी तबीयत ख़राब है। घर में जो भी चीज़ पके वो खुद खा जाती है या अब्बा को दे देती है। मैं और छोटी खाना मांगे तो हमें कभी चटनी के साथ रोटी दे देती है और कभी अंडा बना देती है। हालांकि मुझे बोटी खाने का बहुत दिल करता है, पर अम्मा बोटी देती ही नहीं। 7 साल पोती थोड़ी होशियार थी, उसने जो बोलना शुरू किया तो कोई बात ना छुपाई। कनीज बेगम हक्का बक्का रह गई। वो तो समझती थी कि साकिब के माली हालात तंग हैं, इसलिए कम गोश्त लाता था, मगर अब रोज़ाना घर में गोश्त आ रहा था, इसका मतलब तो ये था कि वो सिर्फ बूढ़े वालिदैन को दुखाने के लिए गरीब बना हुआ था। कनीज बेगम की आंखों में आंसू आ गए। इशफाक साहब का भी यही हाल था। दोनों पोतियों को आए हुए काफ़ी देर हो रही थी, मगर उन्हें भूख लग रही थी। कनीज बेगम ने प्यार से दोनों का माथा चूमा और अपने छपरे में मौजूद छोटे से लकड़ी के चूल्हे पर उन्हें पराठा बना दिया। दोनों बच्चों ने खूब शौक से पराठा खाया। दादी के हाथ में वैसे ही बहुत ज़ायका था, मगर शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही कनीज बेगम ने उन्हें कहा कि वो घर वापस लौट जाएं। दोनों बच्ची उछलती कूदती घर वापस चली गईं और फिर तो जैसे उन्होंने वतीरा ही बना लिया था। हर रोज़ वो दादा दादी से मिलने बाड़े में आ जाती। शायद नवीदा अब तक इल्म नहीं था। कनीज़ा बेगम का ख्याल दुरुस्त था। बच्चियां एक हफ्ते तक तो मुसलसल आती रहीं और इसके बाद फिर अचानक बंद हो गईं। कनीज़ बेगम और इशफाक साहब ने एक दिन इंतज़ार किया, 2 दिन, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, मगर दोनों बच्चों का कुछ पता न था। अब तो कनीज़ बेगम और इशफाक साहब दोनों को ही तशवीश होने लगी थी कि नामालूम दोनों बच्चियों की तबीयत ठीक है भी या नहीं, आखिर वो दोनों मिलने क्यों नहीं आ रही थीं। हफ्ता गुजर गया तो इशफाक साहब का दिल बेचैन हो गया। एक सुबह वो बड़े बेचैन नींद से उठे और कनीज़ बेगम से कहने लगे, भली मानस, मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। दोनों बच्चियां भी बड़े दिन से नहीं आई, मेरा तो दिल होल रहा है। नामालूम क्या बात है, हमें खुद चल कर पता कर लेना चाहिए। इशफाक साहब की बात पर कनीज़ बेगम अफसुर्दा से लहजे में बोली, वहाँ जाकर क्या पता करना है, क्या भूल गए हैं कि उन्होंने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। कनीज़ बेगम की बात पर इशफाक साहब भी खुशमोश हो गए, लेकिन ख़ुद कनीज़ बेगम भी बेचैन सी हो रही थी। दोनों पोतियों की तड़प उनके दिल को खींच रही थी। आखिर उन दोनों ने रहा न गया, मज़ीद बस 1 ही घंटा वो बाड़े में गुजार पाए और दोनों बेचैन होकर वहाँ से बाहर निकल आए। कनीज़ बेगम ने चादर ओढ़ी हुई थी और इशफाक साहब का हाथ पकड़े तेज़ी से अपने बेटे साकिब के घर की तरफ जा रही थी। इनका दिल हो रहा था, वो दिल में दुआएं मांग रही थी कि इनकी दोनों पोतियां सेहतमंद हों। नामालूम कि उनके दिल से बेटे और बहू के लिए कोई दुआ ना निकलती ही ना थी। घर के पास गैर मामूली खामोशी थी। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। अल्लाह को याद करते हुए इशफाक साहब और कनीज़ बेगम ने घर की खुली चौखट से अंदर कदम रख दिया।
सामने का मंजर ही अजीब था। पूरे घर में गंदगी के ढेर पड़े हुए थे। अनधुले कपड़े तारों पर जमा हुए थे और जमीन पर जगह जगह गंदे बर्तन बिखरे हुए थे। चारपाइयाँ बेतरतीब सी पूरे सैन में पड़ी थी। घर का हुलिया बता रहा था कि मालिकों को इसका कोई ख्याल नहीं। कनीज बेगम परेशान होते हुए सैन के बीचों बीच जाकर खड़ी हुई। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, सादिया, नादिया, ये इनकी पोतियों के नाम थे। उन्होंने कई बार पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। शायद उनकी आवाज़ ही इतनी ऊंची ना थी। बुढ़ापे के बहस वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। इशफाक साहब लाठी टेकते हुए अंदर कमरों की जानिब जा रहे थे जिनके दरवाजे चौपट खुले हुए थे। कनीज बेगम ही इनके पीछे चलने लगी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक ही वो साकित रह गई। सामने नवीदा झलंगा सी चारपाई पर बेहाल पड़ी थी। छोटी बेटी इसके सर पर बैठी उसे पंखा झल रही थी क्योंकि मक्खियां इसके सर के आसपास मन बिना रही थी। एक नज़र देखने में ही कनीज बेगम को अंदाज़ा हो गया कि नवीदा का बच्चा पैदा हो चुका है। इन्हें यकदम खुशी ने घेरा। उन्होंने मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा मगर कमरे में कोई छोटा बच्चा मौजूद ना था। तभी उन्होंने देखा कि इशफाक साहब उन्हें इशारा करते हुए एक जगह कुछ दिखा रहे थे। कनीज बेगम ने बेख्तियार मोड़ कर वहाँ देखा। उनकी बड़ी पोती लकड़ियों वाले चूल्हे पर बैठी बड़ी मुश्किल से छोटी छोटी रोटियां बना रही थी। इसकी ओढ़नी आधी सर पर थी और आधी ज़मीन पर। वो रोटियां बनाने में इस कदर बुरी तरह उलझी हुई थी कि उसने अपने दादा दादी की आवाज़ें भी नहीं सुनी थीं। इसकी हालत बुरी हो रही थी। वो आटे से पेड़ा बनाती, कभी वो चिपक जाता और कभी रोटी उसके हाथों से गिरकर मट्टी मट्टी हो जाती। वो अजीब मुसीबत में पड़ी हुई थी। कनीज बेगम को समझ ना आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था। वो बेइख्तियार आगे बढ़ी और उन्होंने नवीदा का कंधा हिलाया। नवीदा, ओ नवीदा, उठो, ये मैं हूँ। कहाँ है मेरा पोता? उन्होंने खुशी भरी आवाज़ में पूछा। बेहाल नवीदा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उन्हें देखने की कोशिश की और फिर अचानक ही वो फूट फूट कर रोने लगी। कनीज बेगम शशदर रह गईं। इससे पहले कि वो नवीदा को चुप करवाने की कोशिश करती, अचानक नवीदा ने अपने लरसते हाथ उठाए और कनीज बेगम के सामने जोड़ दिए। अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आप दोनों का दिल दुखाया और आप दोनों को बेआसरा किया तो अल्लाह ताला ने खुशी मेरे हाथ में देकर मुझसे छीन ली। मुझे इस कदर ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ बेटा हो और अल्लाह ने इतना प्यारा बेटा देकर मुझसे छीन लिया। मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आप दोनों के साथ बुरा सलूक किया था। कांपते हुए लहजे में नवीदा कह रही थी। कनीज़ा बेगम के सर पर कोई आसमान टूट पड़ा था। नवीदा की बात से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इसका बच्चा होकर फोत हो गया है और इसी पल बैर खटका सा हुआ। कनीज बेगम और इशफाक साहब ने मुड़कर देखा। सर झुकाए हुए साकिब अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी शाने भी झुके हुए थे। उसने जो माँ बाप को सामने देखा तो अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो खामोशी से अंदर जाकर चरपाई पर बैठ गया। इशफाक साहब ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देनी चाहिए मगर वो भी फूट फूट कर रोने लगा और अचानक इशफाक साहब के कदमों में गिर गया। वो बार बार रोते हुए मुआफ़िया मांग रहा था। खुद इशफाक साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं चाहा था। रोटी पकाती हुई सादिया भी लपक कर दादी के पास आ गई थी। यकदम ही वो कनीज बेगम से लिपट गई। कनीज बेगम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। छोटी सादिया भी पंखा रखकर दबा दबा कर मुस्कुराते हुए दादी को देख रही थी। दोनों बच्चियों को हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था। वो तो बस दादा और दादी के वापस आ जाने पर खुश थे। कनीज बेगम ने आगे बढ़कर नवीदा के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, परेशान ना हो मेरी बेटी, अल्लाह ने तुझे चांद से 2 बेटियां दी अता की हैं। औलाद जैसी खुशी से महरूम नहीं रखा। यही सबसे बड़ी बात है। हमने तुम दोनों को माफ़ किया। अल्लाह ने चाहा तो वो दोबारा से बेटा दे देगा। उसके खजाने में कोई कमी नहीं। कनीज बेगम के बात पर नवीदा एक मरतबा फिर रोने लगी। साकिब भी रोते हुए मुआफ़िया मांग रहा था। कनीज बेगम और इशफाक साहब ने उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया। वो दोनों चाहते थे कि अब कनीज बेगम इशफाक साहब घर में ही रहें और वो तो अपने ख़ानदान के साथ रहने को ही तरजीह देते थे मगर इशफाक साहब ने साकिब को बता दिया था कि वो रोज़ाना बाड़े में जाकर खैर दीन के जानवरों की देखभाल करेगा जिससे उसे माना अच्छी रकम मिल जाया करेगी। साकिब के चेहरे पर भी ये सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। सारा घराना फिर से एक हो गया था। कनीज बेगम ने आगे बढ़कर दोनों पोतियों को ज़ोर से अपने आप में बेंच लिया। तुम्हारे दादा के पास अब पैसे होते हैं। अब मैं तुम लोगों को रोज़ाना गोश्त पका कर खिलाया करूँगी।
दादी ने पोतियों के कान में सरगोशी की तो वो दोनों खुशी के मारे उछल पड़ी। गमज़दा मंजरनामा अचानक की खुशियों भरे मंजर में तब्दील हो गया था। नाजरीन, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।